10 है 13.2 के लिए। आइएगा जरा इसके बारे में बात करें। इवेंट ए एंड बी आर सच दैट ए और बी ऐसे दो इवेंट हैं जिसमें पी ए आपका 1/2 है, पी बी आपका 7/12 है। क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा जरा। पी नॉट ए और नॉट बी की वैल्यू दी है 1/4। चेक करना है स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। आपको चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो भाई सीधी सी बात यह है, आप ए और बी को इंडिपेंडेंट कब कहते हैं? कब कहते हैं? जब पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो? पी बी। अगर मैं ये प्रूव कर लेता हूं कि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए क्रॉस पी बी के इक्वल है तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। हैव टू चेक। इसका मतलब मेरे पास ये चेक करने के लिए एक तो पी ए होना चाहिए है, पी बी होना चाहिए है, पी ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो देखिएगा कैसे। सबसे पहले सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन में नॉट ए यानी कि ए बार और मतलब यूनियन, नॉट बी यानी कि नॉट बी, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 1/4। अच्छा, पी ए की वैल्यू भी दे रखी है 1/2, पी बी की वैल्यू दे रखी है 7/12। अब मैं वही बात लिखूंगा डी मॉर्गन्स लॉ में। एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा नॉट ए यूनियन नॉट बी, ये पूरा होता किसके इक्वल है? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के। बस यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है, नॉट खत्म होकर केवल ए और बी रहता है। ठीक बोल रहा हूं मैं? तो जरा सुनिएगा, पी नॉट ए यूनियन नॉट बी, इसकी वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है 1/4। 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो अपने को निकालना है। तो क्या होगा बॉस? 1/4 प्लस का 1/4 इधर आके माइनस का 1/4, पी ए इंटरसेक्शन बी, 4 बन जा 4 माइनस 3/4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये तो तय रहा कि आपने पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई है? 3/4। हमें इसकी वैल्यू तो निकल गई बच्चों। अब हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि पी ए क्रॉस पी बी किसके इक्वल है? पी ए क्रॉस पी बी। पी ए अपना क्या है? 1/2 और पी बी है 7/12। अरे बाबा, ये तो कुछ और ही आ रहा है। 7/24। क्या दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल है? तो हम लिख देंगे क्या? सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नहीं है किसके? पी ए क्रॉस पी बी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। इसको पॉज करके आप जरा लिखिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करूं उसके बाद। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 13.2 के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। इस क्वेश्चन में देखिएगा बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। क्या ये चीजें जरा समझिएगा। गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट, पहले बता दिया कि 2 इवेंट्स, और वो भी 2 इवेंट कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंट है। पी ए आपको 0.3 दे रखा है, पी बी आपको 0.6 दे रखा है। बहुत कुछ निकालना है इसमें। तो पी ए एंड बी निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, वो भी निकालना है। तो निकालते हैं, जरा समझिएगा, देखिएगा कैसे। पहला पार्ट, सबसे पहले पी ए एंड बी का मतलब क्या हुआ? पी ए एंड मतलब इंटरसेक्शन यानी कि बी। क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए मैं क्या कहूंगा, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा? पी ए पी बी। तो पी ए आपका कितना है? 0.3, 0.6, दैट इज 0.18। सेकेंड पार्ट, पी ए एंड नॉट बी। इसको जरा ठीक करते हैं। ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट मतलब नॉट बी, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी। तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए? कुछ वैल्यूज पहले ही निकाल लेनी चाहिए। क्या मतलब? ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा पी ए इंटू में पी नॉट बी, क्योंकि इंटरसेक्शन लगा है तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे ना इंडिपेंडेंट इवेंट की वजह से। अच्छा, पी ए एज इट इज, पी नॉट बी की तो वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी, लेकिन मैं निकाल सकता हूं। 1 माइनस इसे क्या बोल सकता हूं? पी बी।
पी नॉट बी, पी वन माइनस पी बी तो होता है बच्चों, तो पी ए का मतलब 0.3 और 1 माइनस पी बी का मतलब 0.6, तो 0.3 1 में से 0.6 जाएगा 0.4, दैट इज 0.12, है ना। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, ए और बी निकालना है, यानी कि पी ए और बी। पी ए और बी का मतलब पी ए यूनियन बी, और का मतलब बताया था, और मतलब होता है हमेशा यूनियन। तो पी ए और बी यानी कि पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मतलब, पी ए का मतलब अपने पास है 0.3, पी बी का मतलब 0.6, और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों, निकाल तो चुके हैं पी ए इंटरसेक्शन बी 0.18, तो 0.3 दैट इज 0.9, 0.18 ये क्या आ जाएगा, 0.62 आएगा या 72 आएगा, क्योंकि 0.9 का मतलब 90 में से 18 जाएगा तो 72 आ जाएगा, दैट इज 72, है ना। फोर्थ पार्ट क्या पूछ रहा है, फोर्थ पार्ट है P, यहां पे जरा आपको समझना होगा, नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना तो ए नॉर बी, ना ही ए है ना ही बी है, मतलब क्या हुआ, क्या मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ना तो ए और ना ही बी, दोनों ही नो है ना, दोनों के लिए मना कर रखा है, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना तो बी, मतलब ये भी नहीं और वो भी नहीं, तो ये किसके इक्वल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, पी नॉट ए पी नॉट बी। पी नॉट ए का मतलब 1 माइनस पी ए, और नॉट बी का मतलब 1 माइनस, ये पता चली बात ये, तो 1 माइनस पी ए किसके इक्वल है, पी ए, पी ए का मतलब है, अच्छा ऊपर तो है 0.3, और 1 माइनस पी बी का मतलब 0.6, दैट इज 0.7, 0.3 दैट इज 0.4, थैंक यू 0.4, तो 7 4 जा 28, दैट इज 0.28, इट वुड बी द आंसर। लिखिएगा जरा, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं जो और खास है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा जरा, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डाई इज टोस्ड थ्राइस, आपने एक डाई को 3 बार उछाला, 1 बार 2 बार 3 बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किस चीज की, ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, ऑड नंबर आए कम से कम एक बार। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए अगर आप डाई को 3 बार उछालेंगे तो 3 बार उछालने पर, समझिएगा जरा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, उसने कहा है कि कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए। क्या मतलब हुआ, कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए, मतलब एक बार भी आ सकता है, एक बार से ज्यादा बार भी आ सकता है, मतलब 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। उसने कहा है कि आपको क्या बोला कि ऑड नंबर आए, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, और ऑड नंबर कम से कम एक बार आए, तो कम से कम एक का मतलब एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। अब थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा को समझाने के लिए, सॉल्यूशन छोटा है लेकिन कंसेप्ट बड़ा है। एक बार कैसे कैसे आ सकता है ऑड नंबर, हो सकता है पहली बार ऑड आए, दूसरी तीसरी बार ना आए, दूसरी बार आए पहली तीसरी बार ना आए, तीसरी बार आ जाए पहली और दूसरी बार ना आए, हो सकता है। यानी कि ये किसके लिए मैंने बताया, ऑड नंबर आया कितनी बार, एक बार, भाई पहली बार में आ जाए दूसरी तीसरी बार में ना आए, या दूसरी बारी में आ जाए पहली तीसरी बार में ना आए, या तीसरी बार में आ गया और पहली दूसरी बारी में ना आए। अच्छा 2 बार में तो ऑड नंबर आ सकता है, क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक बार, तो कम से कम एक का मतलब 2 बार भी आ सकता है। अब सोचिए 2 बार कैसे कैसे आ सकता है, पहली बार आ सकता है, दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार ना आए, 2 ऑड नंबर हो गए। दूसरी और तीसरी बार आ जाए, पहली बार ना आए, तब भी 2 ऑड नंबर हो गए। पहली और तीसरी बार आ जाए, दूसरी बार ना आए, तब भी 2 ऑड नंबर हो गए। ठीक बोल रहा हूं मैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 बार ऑड नंबर आए। 3 बार ऑड नंबर कैसे आ सकते हैं, पहली बार भी, दूसरी बार भी और तीसरी बार। ठीक बोल रहा हूं मैं?
ये एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे दो नंबर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, तीन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस सिचुएशन में एक बात समझिए, उसने किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है? कम से कम एक आने की, मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। किसी चीज की प्रोबेबिलिटी उसने नहीं पूछी है, वो सोचिए। उसने किस चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है? 0 बार ऑड नंबर ना आने की। मतलब उसने ये तो बोल दिया कि कम से कम एक बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए। क्या नहीं पूछा? एक बार भी नहीं आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसने ये नहीं पूछा है ना। क्योंकि आप खुद ही समझिए, इसको मैं ऐसे भी समझाऊं। आप एक डाई को 3 बार उछालिए, मैं रफली पूछ रहा हूं आपसे, अगर आप एक डाई को 3 बार उछालेंगे तो 3 बार उछालने पर ऑड नंबर कितनी बार आ सकता है? 3 बार उछालेंगे एक डाई को तो ऑड नंबर 3 बार आ सकता है, बोलिए हाँ है, तीनों बार आ जाए। 2 बार भी आ सकता है, एक बार भी आ सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है एक बार भी ना। भाई अगर आप 3 बार उछालेंगे तो तीनों बार ऑड नंबर हो सकता है, तीनों बार आ जाए, हो सकता है केवल 2 बार आए, हो सकता है केवल एक बार आए, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार भी ऑड नंबर आए ना। पॉसिबल है ये? बिल्कुल पॉसिबल। माइक लगा दीजिए। आप करवाइए, दोबारा से रिकॉर्ड करें। क्या पांडे, देखिएगा जरा। तो मैं बता रहा था कि अगर आप एक कॉइन को, दोबारा से कर देता हूं, तो इसका मतलब इस कॉइन को अगर 3 बार उछालेंगे तो 3 बार उछालने पर 3 बार भी आ सकता है ऑड नंबर, 2 बार भी आ सकता है ऑड नंबर, एक बार भी आ सकता है ऑड नंबर, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार भी ऑड नंबर ना आए, यानी कि 0 टाइम्स आए। तो एक बात बस याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी के इस पूरे चैप्टर में, कि जब भी कभी क्वेश्चन में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे एट लीस्ट 1, जब भी कोई पूछे प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल तरीका होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। मतलब कम से कम एक बार आना चाहिए, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में देखिए, आपने एक डाई को 3 बार उछाला कि नहीं उछाला? बिल्कुल उछाला। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। उसने बोला है कि एक बार भी ऑड नंबर नहीं आना चाहिए। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन को मैं जब सॉल्व करूंगा, आपसे वो प्रोबेबिलिटी पूछ किसकी रहा है? किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? एट लीस्ट 1। क्या आना चाहिए एट लीस्ट 1? ऑड नंबर एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए। तो इसका मतलब 1 माइनस नन। नन का मतलब नो ऑड नंबर एनी टाइम, यानी कि कोई भी ऑड नंबर नहीं होना चाहिए एक बार भी। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ एक तरह से कि पहली बार भी नहीं होना चाहिए, दूसरी बार भी नहीं होना चाहिए, और तीसरी बार भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, आपको बताना चाहता हूं क्या, कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। बॉस ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती क्या है? आपको पता है एक डाई पर कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5। भाई हमारा जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 होता है। मैंने लिखा लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आपके कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 होते हैं। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6, यानी कि 1/2। तो ऑड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? नन एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार आना चाहिए ऑड नंबर। तो एटलीस्ट 1 का मैंने बताया 1 माइनस नन, मतलब एक बार भी ऑड नंबर नहीं आना चाहिए। इसका एक और मतलब हुआ कि पहली बार भी ऑड नंबर नहीं आना चाहिए, नॉट को बोला ना मैंने, और 1 का मतलब पहली बार भी ऑड नंबर नहीं आना चाहिए, एंड दूसरी बार भी ऑड नंबर नहीं आना चाहिए, और फिर तीसरी बार भी ऑड नंबर नहीं आना चाहिए। तो यानी कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, P नॉट E1, P नॉट E2 नॉट, P E1 नॉट, E2 नॉट, और P E3 नॉट या नॉट E3। तो पहली बार भी ऑड नंबर नहीं आना चाहिए। ऑड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है बच्चों।
तो 1/2 1/2 1/2, 1 माइनस 1/8 दैट इज क्या आ जाएगा 7/8, है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। एक अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है 2 balls are drawn at random with replacement। पहले इस वर्ड पे जरा फोकस कीजिए, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए एक बॉक्स है, उस बॉक्स में ये मान के चलिए कुछ मार्कर्स पड़े हुए हैं। अब मैं क्या करूं, इसमें से एक मार्कर उठाऊं और इस मार्कर को उठा के साइड में रख दूं। अब कितने बच गए, 2 बच गए। फिर इसमें से एक उठाऊं, इसको साइड में रख दूं, तो अब कितने बच गए, 1 बच गए। गौर करने वाली बात है कि जब मैंने पहली बार मार्कर उठाया था तो मेरे पास टोटल कितने मार्कर अवेलेबल थे, 3। जब मैंने एक निकाल के साइड में रख दिया तो अब दूसरी बार जब मैं उठाने के लिए गया तो मेरे पास नंबर ऑफ मार्कर कितने बचे हैं, 2। यानी कि सैंपल स्पेस लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब मैं उठा करके साइड में रख रहा हूं उसे तो हम लोग बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेस का मतलब होता है दोबारा उसी जगह पे रखना। जब मैं साइड में रख रहा हूं तो उसे बोलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन आज क्या है, विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब यह हुआ कि पहला मार्कर मैं उठाता हूं, फिर उसे वापस रख देता हूं, फिर अगला मार्कर उठाता हूं, फिर उसे वापस रख देता हूं, फिर अगला मार्कर उठाता हूं, फिर वापस रख देता हूं। यानी कि जब भी मैं मार्कर उठाऊंगा तो तब भी मेरे इस हाथ पर हमेशा कितने मार्कर रहेंगे, 3 मार्कर रहेंगे। एक उठाया, फिर उसे वापस रख दिया, यानी कि वापस रिप्लेस कर दिया, 3 हो गए। फिर इसको उठाया, वापस रख दिया, रिप्लेस हो गया। यानी कि रिप्लेसमेंट में क्या होता है, सैंपल स्पेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सैंपल स्पेस वही रहता है। तो 2 balls are drawn at random with replacement from a box। हमने 2 बॉल निकाले हैं एक बॉक्स से विद रिप्लेसमेंट, जिसमें क्या क्या थे, 10 ब्लैक बॉल्स थी, 8 रेड बॉल्स थी। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे पहले इतने में ही बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, बॉस ब्लैक बॉल्स हैं कितनी। तो ब्लैक बॉल्स की बात करूं तो देयर आर 10 ब्लैक बॉल्स। और नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल रेड बॉल रेड बॉल, रेड बॉल है 8। तो इसका मतलब टोटल बॉल्स जो हो गई यहां पर वो कितनी हो गई, टोटल बॉल हो गई 10 + 8 दैट इज 18। अब आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकेंड इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। देखिए मैं कराता हूं क्वेश्चन। पहला पार्ट, आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ बॉल्स आर रेड। बोथ बॉल्स आर रेड मतलब क्या हुआ, पहली बात तो आपको इस बैग में से, इस बॉक्स में से कितनी बॉलें निकालनी है बताइए, 2 बॉलें निकालनी है। और उसने बोला है कि दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो दोनों की दोनों रेड होनी चाहिए का इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले नंबर पे आप बॉल निकालेंगे वो भी रेड होगी और जो दूसरे नंबर पे बॉल निकालेंगे वो भी क्या होगी, रेड होगी। इसे समझाने के लिए शुरुआत में मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट बॉल इज रेड, पहली बॉल रेड होनी चाहिए, एंड सेकेंड बॉल इज रेड, सेकेंड बॉल भी क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। फर्स्ट बॉल रेड होना चाहिए, इसको मैं R लिख दूं या R1 लिख सकता हूं, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। सेकेंड बॉल इज रेड, तो रेड लिख करके R2 लिख देता हूं, फर्स्ट इज रेड, सेकेंड इज रेड, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, PR1 PR2। पहले नंबर पे रेड बॉल आए, बस पहले नंबर पे जब रेड बॉल आएगी तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमारे फेवर में कितने रेड बॉल हैं बच्चों, 8, और टोटल कितने हैं 18। फिर आपने जो एक रेड बॉल निकाली होगी उसे वापस उसके अंदर डाल दिया होगा, जब वापस डाल दिया होगा तो सीधी सी बात है दोबारा आप जब रेड बॉल निकालने के लिए जाएंगे तो आपके फेवर में कितने रेड बॉल होंगी, 80 होंगी या कम हो जाएगी, 80 रहेगी, क्योंकि सैंपल स्पेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बॉल निकाली, उसे वापस उसके अंदर डाल दिया तो बॉलें तो उतनी रह जाएंगी। तो ये भी होगी 8/18, तो क्या आएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यहाँ पे वही आएगा, दैट इज 16/81। ये तो ही प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए क्या पूछ रहा है वो, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय मैं सीधा बताऊं, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक मतलब आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, पहली बॉल क्या होनी चाहिए, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, पहली ब्लैक होनी चाहिए एंड दूसरी रेड होनी चाहिए, यही मतलब हुआ। तो इसका मतलब PB1 और PR2, पहले नंबर पे ब्लैक बॉल होनी चाहिए। कितनी ब्लैक बॉल हमारे फेवर में है, ब्लैक बॉल हमारे फेवर में है 10, और टोटल कितनी है 18।
कितनी रेड बॉल होनी चाहिए? रेड बॉल हमारी फेवर में कितनी है? 80 रहेंगी और टोटल 18। तो करते हैं 2 4 जा 2 9 जा 2 5 जा 2 9 जा, क्या आ जाएगा? 20/81। थर्ड पार्ट देखते हैं जरा क्या कह रहा है। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वन ऑफ देम रेड एंड अदर इज ब्लैक, एक तरह से जो भी लिखा हुआ है अदर इज ब्लैक। हालांकि क्वेश्चन में उसने पहले ब्लैक बोला है तो मैं भी वो स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसने बोला है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, मतलब जो आपने दो बॉलें निकाली हैं उसमें से क्या होना चाहिए? एक ब्लैक होनी चाहिए और एक रेड होनी चाहिए। अब एक ब्लैक एक रेड तो आप दो तरह से निकाल सकते हो, पहले ब्लैक निकाल लो फिर रेड निकालो, ब्लैक और रेड हो गई, या पहले रेड निकाल लो उसके बाद ब्लैक निकाल लो। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? पहले नंबर पे आप ब्लैक निकाल लो एंड दूसरे नंबर पे रेड निकाल लो, पहले नंबर पे ब्लैक दूसरे नंबर पे रेड, ये हो सकता है। या पहले नंबर पे क्या निकाल लीजिए आप? रेड, एंड दूसरे नंबर पे क्या निकाल लीजिए? ब्लैक। रेड ब्लैक या ब्लैक रेड। इसको मैं क्या लिखूंगा? PB1 PR2 और PR1। 1 का बस मतलब यह है कि पहले नंबर पे, PB2। बताइए जरा ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लैक बॉल कितनी आपकी फेवर में है? 10, तो 10/18। रेड बॉल आपके फेवर में कितनी है? 8, 8/18। पहले नंबर पे रेड बॉल आपके फेवर में कितनी है? 8/18 और ब्लैक बॉल 10/18, यही तो रहेगा। तो क्या आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 20/81 आ जाएगा, ये आएगा ना। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 2 9 जा, यानी कि 20/81। ये भी आएगा क्या? 20/81, दैट इज 40/81। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 14, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी हद तक कंफर्म क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स आया हुआ है। देखिएगा जरा, क्वेश्चन ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय A and B आर 1/2 and 1/3 रिस्पेक्टिवली। मतलब मान के चलिए ये दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये है A और एक ये बच्चा है, इस बच्चे का नाम है मान के चलिए B। अब कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, मास्टर जी क्लास में आए और मास्टर जी ने करके वो प्रॉब्लम इन बच्चों को दी, कहा कि सॉल्व करो। अब ये क्वेश्चन वो प्रॉब्लम A सॉल्व कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखी है, B सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। आगे मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा सा एक बात समझिएगा, प्रोबेबिलिटी किस चीज की? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय ए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसको मैं PA से डिनोट कर रहा हूं 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। लगे हाथ एक बात और सुन लीजिए, A सॉल्व कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 दे रखी है, अगर A सॉल्व नहीं कर पाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से 1/2 को माइनस कर दीजिए। कौन से 1/2 को मैं माइनस करने के लिए बोल रहा हूं? सॉल्व करने की। मतलब मैं दोबारा बताऊं, मैं ये कह रहा हूं बॉस, P0A क्या होगा? 1 - PA, 1 - PA यानी कि 1/2, दैट इज 1/2। और P0B क्या होगा? 1 - PB, दैट इज 1 - 1/3 यानी कि 2/3। अब जरा समझिएगा, पहले नंबर पे उसने क्या पूछा है? इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों ने कोशिश करी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और दूसरा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए ये चीज आपको बेहतर समझ में आएगी, इसका 2 पार्ट मेरे को सॉल्व करना है, तो मैं आपको ना चलिए दोनों ही करके दिखाता हूं। मैं चाहता था कि पहले दूसरा पार्ट करूं, लेकिन देख लीजिए प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? द प्रॉब्लम इज, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मुझे एक बात बताइए आप, उसने कहा है कि मास्टर जी क्लास में गए, उन्होंने कहा बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व करो,
और पता लगा जो इनके दिमाग में प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये नहीं बताया कि किसने सॉल्व करी, बस बता रखा है कि प्रॉब्लम क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। प्रॉब्लम सोचिए कैसे कैसे सॉल्व हो सकती है। ए ने सॉल्व कर दी हो, बी ने सॉल्व ना करी हो, तब भी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई। बी ने सॉल्व कर दी हो, ए ने सॉल्व ना करी हो, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और दूसरा, इन दोनों ने कर दी हो प्रॉब्लम, तो तब भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए सॉल्व कर दे एंड बी सॉल्व ना करे, या ए सॉल्व ना करे बी सॉल्व कर दे, या क्या हो सकता है ए भी सॉल्व कर दे बी भी सॉल्व कर दे, ए और बी दोनों एग्जिस्ट हो, तब भी प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी नॉट बी, पी नॉट ए इंटू पी बी, और पी ए इंटू पी बी। पी ए का मतलब क्या है, पी ए 1/2, पी नॉट बी 1/2, पी नॉट बी, पी नॉट बी, अच्छा सॉरी ये ना 2/3, पी नॉट ए पी बी, पी ए है 1/2 और ये 1/3, तो क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 2/6, 1/6, 1/6 दैट इज 4/6 दैट इज 2/3, है ना। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, उसने बोला है कि इसका सॉल्यूशन हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, वो भी थोड़ा अल्टरनेटली बता लूं। इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन जो थोड़ा सा छोटा हो सकता है इससे, वो भी देख लीजिए। उसने बोला है किस चीज की प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो आप क्या कीजिए, 1 में से माइनस कर दीजिए किसको, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आप उसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल के 1 में से माइनस कर दीजिए, तो भी आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी सॉल्व होने की, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व होने की। प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होगी, जब ए ने भी सॉल्व नहीं किया हो एंड बी ने भी ना किया हो, यानी कि पी नॉट ए इंटू में नॉट बी, नॉट ए मतलब पी नॉट ए, पी नॉट ए है 1/2, पी नॉट बी क्या है 2/3, कितना आ गया 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/3 दैट इज 2/3। सेम है आंसर, ये भी एक हो सकता है। और दूसरा जो पार्ट है थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। अब सेकेंड पार्ट में कर रहा हूं, ये अल्टरनेट सॉल्यूशन है, दो आप जो अच्छा लगे यू कैन डू दैट। दूसरे नंबर पे क्या पूछा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से केवल एक ने प्रॉब्लम सॉल्व करी हो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, मतलब प्रॉब्लम है और प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से एक ने प्रॉब्लम सॉल्व करी हो, मतलब क्या हुआ बच्चों, ए ने कर दी हो एंड बी ने नहीं करी हो, या ए ने ना करी हो बी ने कर दी हो। इसका मतलब वही पी ए इंटू पी नॉट बी और प्लस में पी नॉट ए इंटू पी बी। पी ए का मतलब क्या है सर, पी ए आपका 1/2 है तो 1/2, पी नॉट बी आपका 2/3 है 2/3, पी नॉट ए कितना है, वे आर यू 1/2, और पी बी व्हाट्स पी बी दैट इज 1/3, तो ये आ जाएगा 2/6 दैट इज 1/6 दैट इज 3/6, फाइनली आएगा 1/2। ये आपका आंसर है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पॉज कीजिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन कह रहा है 15, मैंने लिख भी दिया है, जरा देखिएगा। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता आपने निकाला है, केवल एक ही पत्ता निकाला है। In which of the following cases, ये अलग अलग टोटल 3 केसेस दिए गए हैं। You have to find the events E and F are independent. आपको ये पता लगाना है, ये जांच करनी है कि E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं, इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी। तो इंडिपेंडेंट के लिए आपने पीछे पढ़ ही लिया है कि क्या
कि अगर किसी क्वेश्चन में पी ई इंटरसेक्शन एफ पी ई इंटू पी एफ के इक्वल आ जाए तो हम बोल देते हैं कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट को अब सॉल्व करते हैं, जरा समझिएगा। सबसे पहले ये तो आपको पता ही है कि टोटल कार्ड्स है 52। ई किसकी बात कर रहा है? ई बात कर रहा है द कार्ड्स ड्रॉन इज स्पेड। कार्ड जो निकाला गया वो स्पेड होगा। आपको पता है कितने कार्ड स्पेड के होते हैं? स्पेड के जो टोटल कार्ड होते हैं वो होते हैं 13, यानी कि 13 हो गए स्पेड। एफ का मतलब है द कार्ड ड्रॉन इज अ एस, और एस के कितने कार्ड हैं? इक्के कितने होते हैं? तो आपको पता होगा 52 कार्ड्स में टोटल 4 एसेस होते हैं, यानी कि मैं लिखूंगा एन एफ, तो कितना आएगा 4। लगे हाथ एक और चीज बताइए कि इन दोनों में कॉमन कितने कार्ड होंगे? जो इसमें भी हो, ई में भी हो और एफ में भी हो, मतलब स्पेड में भी हो और क्या हो, एस में भी हो। तो कितने कार्ड कॉमन होंगे? एक कार्ड कॉमन होगा, क्योंकि 13 जो कार्ड होंगे स्पेड के, उन 13 कार्ड में एक किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, फिर 1 होगा, एस होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 तक टोटल 13 कार्ड होंगे। उसी में एक कार्ड किंग का भी होगा, यानी कि अगर मैं कॉमन की बात करूं तो कॉमन कार्ड कितने होंगे? 1 होगा। अगर आप वो चार्ट देख लें जो कार्ड्स के बारे में बताया था, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे क्या करना है, और एनएस आपका कितना है? एनएस, तो एनएस आपके टोटल कार्ड है 52। तो यहां पे देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि पीई निकालिए, तो पीई का मतलब था एनई अपॉन में एनएस, तो एनई का मतलब 13 अपॉन में 52, दैट इज 1/4। फिर मैं कहता हूं पी एफ निकालिए, तो पी एफ का मतलब वही एन एफ अपॉन में एन एस। एन एफ आपका है 4 अपॉन में 52, 1/13। और फिर मैं कहता हूं पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, तो ये क्या होगा? एन इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एन एस। एन ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब 1, एन एस का मतलब 52। नाउ अब आपको क्या करना होगा वो समझिए। पीई को मल्टीप्लाई जरा करके देखिए पीएफ से क्या आ रहा है। पीई का मतलब 1/4, पीएफ का मतलब 1/13, क्या आ गया? 1/52। अब एक बात समझिएगा, इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया पीई और पीएफ को, तो ये आ रहा है 1 अपॉन में 52, और पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू भी क्या है आपके पास? 1 अपॉन में 52। इसका मतलब दोनों की दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, तो लिख देंगे सिंस पीई इंटरसेक्शन एफ, ये पूरा का पूरा इक्वल है किसके? पीई क्रॉस पीएफ के, पी इंटू पीएफ के। सो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि ई एंड एफ आपके कौन से इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने चेक किया। जरा आप इसी तरह से सेकंड पार्ट को भी पकड़ लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में ए क्या कह रहा है? ई, सॉरी, सेकंड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, तो सेकंड पार्ट को जरा देखिएगा। ई का मतलब है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। जो आपने कार्ड ड्रॉ किया है वो ड्रॉ कार्ड क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। मतलब एन ई, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। एन एफ का मतलब क्या है? द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। किंग के कितने कार्ड होते हैं? 4। तो बताइए दोनों में कॉमन कितने होंगे, बता सकते हैं? 2। क्योंकि आपके जो ब्लैक कार्ड हैं 26 हैं, ये 2 कैटेगरी में होंगे, 13 स्पेड के होंगे, 13 क्लब के होंगे, और 4 किंग के चाहिए। तो हर कैटेगरी में एक एक पत्ता होता है, तो इसका मतलब टोटल किंग है 4 और यहां पे है ब्लैक कार्ड। तो इन दोनों में अगर कॉमन निकालेंगे तो कितने कार्ड मिल जाएंगे? 2 मिलेंगे। तो यहां पर अब अगर मैं दोबारा से पीई लिखूं, तो पीई का मतलब क्या होगा? पीई का मतलब होगा एनई अपॉन में एनएस। एनई का मतलब 26, एनएस का मतलब 52, दैट इज 1/2। इसके बाद पीएफ, पीएफ का मतलब क्या होगा? एनएफ अपॉन में एनएस। एनएफ का मतलब क्या है बच्चों? 4/52, यानी कि 1/13। और इसके बाद पी इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो अब मैं आगे से डायरेक्ट लिख दूंगा, फॉर्मूला वही चलेगा बार बार। एन इंटरसेक्शन एफ का मतलब 2 अपॉन में 52, दैट इज 1/26। अब जरा यहां पे पीई इंटू में पीएफ भी निकाल लीजिए। तो पीई इंटू पीएफ किसके इक्वल है? पीई की वैल्यू आपके पास है 1/2, पीएफ की वैल्यू आपके पास है 1/13, यानी कि 1/26। चेक कीजिए, पीई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू भी क्या है?
1/26, PE क्रॉस PF की वैल्यू भी 26 है। तो यहां पे हम लिख देंगे रीजन सिंस PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू किसके आई है, PE इंटू PF के इक्वल आई है, तो हम कह देंगे सो E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है, अब जरा लेके चलते हैं किसको, थर्ड पार्ट को। आप पहले लिखिएगा फिर मैं आगे बताता हूं। सेकेंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट मैं इधर बताता हूं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट हेडिंग भी डली हुई है तो यहीं पे देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में ई क्या कर रहा है, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और अ क्वीन। मतलब जो आपने कार्ड निकाला वो या तो किंग हो या क्वीन हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब किंग के 4 होते हैं, क्वीन के भी 4 होते हैं, तो इसका मतलब हमारे जो पॉसिबल इवेंट होंगे कितने होंगे, 4 + 4 यानी के 8। अच्छा, NF, द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक। वो या तो क्वीन हो या जैक हो। क्वीन कितनी होती है, 4, और जैक कितनी होती है, जैक भी 4 ही होते हैं, तो यानी कि 8 हो गए। अब मुझे आप बताइए कि कॉमन कौन कौन से होंगे इसमें। यहां पर किंग और क्वीन चल रहे हैं, यहां पर क्वीन और यहां पे किंग और क्वीन चल रहे हैं, यहां पे क्वीन और जैक चल रहे हैं। कॉमन होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली कॉमन होगा। देखिए ना, क्वीन यहां पे भी है और क्वीन यहां पे भी है, क्वीन दोनों जगह है, यानी कि 4 कॉमन होंगे। तो अब अगर बताइएगा, मैं यहीं पे अगर डायरेक्ट निकालूं, PE क्या होगा, PE होगा NE अपॉन में NS। NE आपका 8 है और NS 52, यानी कि कितना आएगा, 2/13। PF क्या आएगा, PF NF अपॉन में NS, NF का मतलब 8 और 52, ये भी आएगा 2/13। अच्छा, PE इंटरसेक्शन F, दैट इज NF अपॉन में NE इंटरसेक्शन F अपॉन में NS, ये क्या आपका 4 अपॉन में 52, यानी कि 2 अपॉन में 1/13। और भी कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, ये और सिंपलेस्ट हो सकता है, तो और सिंपलेस्ट कर देते हैं जैसे उधर किया था, 1/13। अब क्या करेंगे, वही PE इंटरसेक्शन F निकालेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, P इंटरसेक्शन F तो आपने निकाल लिया, इसके बाद क्या निकालना होता है हमें इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए, PE को मल्टीप्लाई करना होता है किससे, PF से। PE आपका 2/13 है, PF आपका वो भी 2/13 है, मतलब 4, ये तो 169 आ गया, खतरनाक आ गया। क्या ये आपस में इक्वल है, P इंटरसेक्शन F की वैल्यू PE क्रॉस PF के इक्वल नहीं है। तो स्टेटमेंट लिख देंगे क्या, सिंस P इंटरसेक्शन F इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, PE PF के, सो E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये पहले इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था क्वेश्चन, लेकिन अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब आपका क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं। तो एमसीक्यू का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी कि आपको 2 इवेंट्स दे रखे होंगे, बताइए वेदर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो ये लिखेगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये क्वेश्चन दरअसल ऐसा है कि जिसमें कुछ चीजें पिछली एक्सरसाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की भी जुड़ी हुई है, बताऊंगा अभी कैसे। क्वेश्चन है 16, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। यानी कि 20% तो ऐसे बच्चे हैं जो दोनों के दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अच्छा टाइम है उनके पास। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, हमने क्या करा, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये लो कर लो बात। एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, वो भी क्या कहते हैं गर्ल स्टूडेंट है, वो ना तो हिंदी पढ़ती है न्यूज़पेपर ना इंग्लिश पढ़ती है, कुछ और ही पढ़ती होगी। तो एक बात देखिएगा, ना हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है ना इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है। पहले इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन जब स्टार्ट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल 60% बच्चे हैं जो क्या पढ़ते हैं, हिंदी। तो फिलहाल मैं इसको डिनोट कर देता हूं प्रोबेबिलिटी से ही सीधा, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है तो वही प्रोबेबिलिटी हो जाती है। यानी कि 60% बच्चे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर कितनी दे रखी है, 60%, दैट इज 60/100, 2 3 जा 2 5 जा। अच्छा, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 40% बच्चे। 40% का मतलब 40/100,
2/5। अच्छा, दोनों के दोनों मतलब इंग्लिश भी एंड हिंदी भी कॉमन हो गया। दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 20%। 20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5 ये हुआ। अब वो जो पूछ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। उसने प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी है आपसे? तो पहले नंबर पर उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछ रहा है वो? याद रखिए, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ना तो वो हिंदी पढ़ रही है ना वो इंग्लिश पढ़ रही है। मतलब इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, नाइदर हिंदी यानी कि हिंदी नहीं पढ़ रही है ना ही इंग्लिश पढ़ रही है, मतलब इंग्लिश भी नहीं पढ़ रही है। ना तो ये ना तो ये। इसके बीच में कौन सा साइन लगेगा पता है? इसके बीच में साइन लगेगा इंटरसेक्शन का। वो इसलिए ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश। अगर मैं यहां पर सोचिए, यहां पर मैं बीच में एंड का सेंस लगाऊं तो आपको अच्छा लगेगा या और का सेंस लगाऊं तो अच्छा लगेगा? मैं पढ़ के दिखाता हूं। ना तो हिंदी पढ़ रही है, हिंदी में बोल के दिखाता हूं, सुनिएगा। ना तो हिंदी पढ़ रही है तथा ना तो इंग्लिश पढ़ रही है। ये सही है? मैंने क्या बोला, दोबारा बोल दूं? ना तो हिंदी पढ़ रही है, हिंदी में बोलूंगा अगर मैं वर्ड बोलता हूं ना, और वो हिंदी वाला होगा। ना तो हिंदी पढ़ रही है और ना तो इंग्लिश पढ़ रही है। या मैं इसको ऐसे बोलूं, ना तो हिंदी पढ़ रही है या ना तो इंग्लिश पढ़ रही है। तो ये एंड वाला जो सेंस आपको मिल रहा है वो ज्यादा सही लग रहा है या और वाला प्रैक्टिकल लग रहा है? ना तो हिंदी पढ़ रहा है, ना तो हिंदी पढ़ रही है या ना तो इंग्लिश पढ़ रही है। और नहीं हो सकता, ना तो ये पढ़ रही है या ना तो ये नहीं। ना तो हिंदी पढ़ रही है और ना ही इंग्लिश पढ़ रही है। और मतलब कौन से वाला? और हिंदी वाला। मतलब नाइदर हिंदी एंड नॉर इंग्लिश। ना तो हिंदी पढ़ रही है ना इंग्लिश पढ़ रही है, दोनों ही एब्सेंस हैं। हालांकि मैंने इसके लिए आपको पिछली क्लास में बताया भी था शुरू के क्वेश्चंस में कि अगर कहीं पे लिखा है, याद रखिए, नॉट ए नॉट बी या लिखा हो नाइदर ए नॉर बी, तो इसका मतलब होता है नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। याद है, बताया था। तो अब जरा समझिएगा जरा, ना तो हिंदी पढ़ रही है ना इंग्लिश पढ़ रही है। अब ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश, अब ये कैसे निकलेगा? तो जरा समझ लीजिए इसको निकालने का तरीका। आपको बताया गया था, अगर फॉर्मूला याद हो, कि ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है? 1 - P इंटरसेक्शन U यूनियन E यूनियन H। ये बताया था, क्वेश्चन नंबर शायद 10 और 11 के आसपास है। मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी, आपको बताया था डी मॉर्गन्स लॉ, जिसमें बताया गया था कि नॉट E यूनियन नॉट F, ध्यान दीजिएगा, नॉट E P यूनियन P नॉट E यूनियन नॉट F, ये पूरा इक्वल होता है 1 - P E इंटरसेक्शन F के। और दूसरा नॉट E इंटरसेक्शन नॉट F, ये पूरा किसके इक्वल होगा? 1 - P E यूनियन F के। बोलो बच्चों, मैंने बताया था कि यूनियन हो तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हो तो यूनियन। नॉट लगा है तो इसके ऊपर यस लग जाता है, नॉट लगा हो तो इसके ऊपर यस लग जाता है। तो फिलहाल अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। अगर मेरे को नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश निकालना है तो यानी कि ये निकालना है, और ये निकालने के लिए मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी? 1 - P E यूनियन H की। क्या इस क्वेश्चन में E यूनियन H आपको दे रखा है? इंटरसेक्शन तो दे रखा है, यूनियन नहीं दे रखा। तो यूनियन कैसे निकलेगा? तो मैं यहीं पे बता देता हूं। आपको याद हो कि PE यूनियन H किसके इक्वल होता था? PE प्लस में PH माइनस PE का मतलब 3/5, PH का मतलब और माइनस का P इंटरसेक्शन F का मतलब। तो क्या आएगा बच्चों? 3 और 2 5, 5 में से 1 गया, 4/5 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 - P यूनियन E यूनियन H के बदले क्या लिख सकता हूँ? 4/5। आंसर क्या आएगा? 1/5। इसे 1/5 पे छोड़ सकते हैं, या अगर जैसे ये परसेंटेज में दे रखा है, ये परसेंटेज में दे रखा है, तो इसको परसेंट में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा? 20%। यानी कि 20% ऐसे बच्चे हैं जो ना तो हिंदी पढ़ते होंगे और ना ही क्या पढ़ते होंगे? इंग्लिश। समझ रहे मेरी बात को? ये तो हुई सिंपल सी बात। मेन बात है दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेकिन दूसरे क्वेश्चन को करने से पहले या दूसरा पार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी उसमें क्या सीखा था। याद है कुछ? फर्स्ट एक्सरसाइज किस चीज के लिए थी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए थी। बिल्कुल सही। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने सीखा था क्या? कि जो फाइंड वाला पार्ट होता है उसे ऊपर
व्हाट वाला जो पार्ट होता है उसे ऊपर, और जिसके साथ इफ या उसे लिखते हैं नीचे। तो जरा सेकंड पार्ट में जरा मेरी मदद तो कीजिए। सेकंड पार्ट दरअसल उसी का है, देखिएगा कैसे। सेकंड पार्ट कह रहा है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, इफ लग गया, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, यदि वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। मतलब एक इवेंट हो चुका है, कौन सा इवेंट हो चुका है कि भैया वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इंग्लिश का भी न्यूज़पेपर पढ़ती हो। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको हिंदी का न्यूज़पेपर वो पढ़ती है, ये इफ वाली बात हो गई, गिवन वाली बात हो गई। और आपको दूसरे नंबर पे फाइंड किसकी करनी है प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश की। तो यहां पे फाइंड वाले को ऊपर लिखते हैं और गिवन वाले को नीचे। तो फाइंड वाला पार्ट क्या है, इंग्लिश या हिंदी? फाइंड वाला पार्ट है, याद रखिए, इंग्लिश। इंग्लिश को हम लोग क्वेश्चन में किससे डिनोट कर रहे हैं, ई से। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, पीई अपॉन में एच, पीई अपॉन में एच निकालना होगा एज पर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 13.1 ऑफ द एक्सरसाइज। पीई अपॉन में एच, ये पूरा किसके इक्वल होता है, ये पूरा इक्वल होता है पीई इंटरसेक्शन एच अपॉन में पीएच के। बोलिए हाँ है ना, पी इंटरसेक्शन एच अपॉन में पीएच। अब आप ही बताइए पी इंटरसेक्शन एच की वैल्यू क्या आ गई है, 1 अपॉन में 5, यहां पे लिख देता हूं 1 अपॉन में 5। पी एच की वैल्यू क्या आई है, 3/5, तो यहां पे लिख देता हूं 3/5, दैट वुड बी 1/3। और सी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सी पार्ट में देखिए इसका रिवर्स है, इफ शी रीड्स, इंग्लिश है क्वेश्चन में, लिखना भूल गया मैं। इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। पहले कौन सी एक्टिविटी, पहले कौन सा इवेंट हो चुका है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने का। यो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रही है, ये इफ है। इसे कहां लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में। और फाइंड किसको करना है, हिंदी के न्यूज़पेपर को, यानी कि हिंदी का न्यूज़पेपर ऊपर होगा और इंग्लिश का नीचे। तो पी एच अपॉन में ई क्या कहलाएगा, पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन में पीई। तो पी एच ई इंटरसेक्शन ई की वैल्यू क्या है बच्चों, दैट वुड बी 1/5, और ये है शायद 2/5, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। समझे बात को। यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में ही इस एक्सरसाइज में आपको पिछली एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन दे दिया, तो आपने पीछे कर रखा है तो इजीली होगा, दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं ये क्वेश्चन करता हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 इसी एक्सरसाइज का। उसने बोला है बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर। पहले तो याद होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता था। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं, यानी कि 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, शुरुआत होती है 2 से, याद रखिएगा, 1 से नहीं। 2 आता है प्राइम नंबर, 3, 5, 7 के बाद 11 के बाद 13, 17, 19, 23। 21 तो 3 की टेबल में आ जाता है ना। 23, फिर 29, 31, 37, 41, 47, 43, 50। इससे भी आगे होता है, ऐसे चलता रहेगा। ये रहेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। अच्छा, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, याद रखिएगा 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे सारे ऑड होंगे। 2 के बाद 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 11 ऑड है, 17 ऑड है, 23 ऑड है। ऐसे चल रहा है। बस एक नंबर ही दुनिया में ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो कमाल का नंबर है 2। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड। बॉस आपने 2 डाई उछाली, एक ये डाई, ठीक है, और एक ये वाली डाई, दोनों डाई आपने रोल कर दी।
भैया जी इस पे भी आना चाहिए इवन प्राइम नंबर, इस पे भी आना चाहिए क्या, इवन प्राइम नंबर। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एक बात बताइए, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर। आपको पता है इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं, अभी तो बताया इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है, वो क्या है, 2 होता है। क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, आपको सीधा प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। ईच डाई का मतलब आपने एक डाई उछाली फिर दूसरी डाई उछाली, तो जो 2 डाई उछाली हैं इस पे भी आना चाहिए इवन प्राइम नंबर, दूसरे पे भी आना चाहिए इवन प्राइम नंबर, मतलब इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, यही बोल रहा है ना वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं कह सकता हूं, ध्यान दीजिएगा समझने के लिए, इवन प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाई, यही मतलब हुआ। एंड इवन प्राइम नंबर ऑन सेकेंड डाई। क्यों बॉस, मतलब पहले वाले डाई पे भी इवन नंबर होना चाहिए, दूसरे वाले डाई पे भी इवन नंबर होना चाहिए, तभी तो बनेगा दोनों डाइयों पे इवन प्राइम नंबर। पहले पे भी होना चाहिए इवन प्राइम नंबर, दूसरे पे भी होना चाहिए इवन प्राइम नंबर। यहां पे मैं लगाने को E1 और E2 लिख सकता हूं। इवन का मतलब इवन प्राइम नंबर आया पहले नंबर पे, इवन प्राइम नंबर आया दूसरे नंबर पे। हेलो, यानी कि एक तरह से पहले नंबर पे इवन प्राइम नंबर, दूसरे नंबर पे इवन प्राइम नंबर। आपको पता है एक डाई में कितने नंबर होते हैं, 6, और इवन प्राइम नंबर हमारे फेवर में कितने हैं, तो इसका मतलब 1/6 इंटू 1/6। भाई इवन प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी यही तो होगी, 1/6 इसका मतलब 1 कितना होगा, 36। बोलिए हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। 2 इवेंट्स A एंड B विल बी इंडिपेंडेंट। 2 इवेंट A और B क्या है हमारे, इंडिपेंडेंट होंगे। कब इंडिपेंडेंट होंगे, इसमें 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 या इसमें, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए जरा एक करके बताता हूं। सबसे पहले उसने बोला है कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको याद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बोला था, A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब होता है कि जब PA इंटरसेक्शन B क्या है, 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो यानी कि A और B अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल हो गया, 0 के। लेकिन मुझे चेक करना है क्या कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो बॉस इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होना चाहिए, PA इंटू PB के, PA इंटू PB के इक्वल होना चाहिए। तो PA इंटरसेक्शन B 0 के इक्वल आया, क्या PA इंटू PB के इक्वल आया ये, सर ये तो कह रहा है कि PA इंटरसेक्शन B 0 होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट क्या कहता है कि PA इंटरसेक्शन B PA क्रॉस PB के इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये वाली चीज यहां पर आ पाई, इसका मतलब ये वाला रिजल्ट हमारा सही नहीं है। दूसरा रिजल्ट देखिए, एक और बात समझिएगा, जैसे आप जनरली कहीं पे लिखते हैं ना PE इंटरसेक्शन F, तो याद रखिए आगे से ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि अगर P इंटरसेक्शन F लिखा है तो इसे आप PEF भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, PEF। अगर आप इंटरसेक्शन ना भी लगाएं तो भी मतलब यह है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई ही करना है। यहां पे क्या लिखा है देखिए जरा, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये तो सही नहीं हो सकता। फिर PA डैश का मतलब होता है नॉट, P नॉट A नॉट B। P नॉट A नॉट B का मतलब अगर इंडिपेंडेंट है तो ये किसके इक्वल होगा, फिर P नॉट A P नॉट B के इक्वल होगा। अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होना चाहिए। फिर इसके बाद P नॉट A को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस PA, और P नॉट B को लिख सकता हूं 1 माइनस PB। क्या ये वाली चीज यहां पर आ रही है, इसका मतलब ये वाली बात तो सही हो रही है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, PA इक्वल टू में PB, PA इक्वल टू में PB, यानी कि A की प्रोबेबिलिटी और B की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी।
ये कह रहा है। लेकिन क्या इसमें पॉसिबिलिटी है? याद रखिए पॉसिबिलिटी हो भी सकती है लेकिन हमेशा पॉसिबल जरूरी नहीं है। हमें इन चारों में से वो छांट के निकालना होगा जो ऑलवेज क्या हो, ट्रू हो। और ऑलवेज ट्रू हो किसके लिए? इंडिपेंडेंट के लिए। और इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या थी कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है पी ए क्रॉस पी बी के। तो मैंने जब ये सेकंड वाला पार्ट लिया तो सेकंड वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि पी नॉट ए नॉट बी किसके इक्वल होगा? पी नॉट ए पी नॉट बी के। और इसको लिखा 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी। यानी कि इन चारों में से आपको वो ऑप्शन उठाना होगा जो सबसे बेस्ट हो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हमने उठाया अभी सॉल्व किया तो वो कौन से वाला है? बी वाला। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी।